नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं अंकित गंगवार आप सभी लोगों का एक बेहतरीन सी क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो भाई जल्दी जल्दी से सभी लोग क्लास में जो है बढ़िया तरीके से इस क्लास को देखेंगे। और इस क्लास के अंदर जो हम लोग चीज़ें सीखने वाले हैं वो प्रोनाउन चैप्टर के बारे में कुछ आगे की चीज़ें होने वाली हैं। आपको याद होगा जब हम प्रोनाउन क्लास शुरू करे थे तो मैंने आपको उसमें मेरे भाई आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं, जैसे प्रोनाउन क्या होता है, उसके टाइप्स वगैरह। और उसमें अगर हम बात करें तो हम लोग मेरे भाई पर्सनल प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो पजेसिव प्रोनाउन भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये चीज़ भी हमने पढ़ ली है। और तीसरी चीज अगर मैं बात करूं तो केस ऑफ कंपैरिजन, जो कि इन्हीं दोनों से मिलकर बना होता है, कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों का यूज इसके अंदर होता है, ये भी हम लोग कल की क्लास में कर चुके हैं। बढ़िया तरीके से मैंने सारी चीजें आपको बताई थी। आज हम लोग मेरे भाई इसमें आगे बढ़ेंगे और आगे की चीजों को सीखेंगे। और याद रखना, कहीं ना कहीं जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों को सीखते हैं। आज हम जो थर्ड नंबर वाला हमारा प्रोनाउन है, भाई पर्सनल प्रोनाउन पढ़ चुके हैं हम लोग, पजेसिव प्रोनाउन पढ़ चुके हैं। आज हम नंबर 3 प्रोनाउन को पढ़ेंगे जिसका नाम है मेरे भाई क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, हमें आज की क्लास में क्या पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, इसको हमें पढ़ना है। अब मेरी बात को समझिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते क्या हैं। देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बेसिकली वो होते हैं जो क्या करेंगे, जैसे मान लो कोई आपको लोग दे रखे हैं या कोई चीज दे रखी है, तो उसमें से कुछ को क्या कर लेंगे, वो लोग सेलेक्ट कर लेंगे, यानी उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे मैंने कहा सारे लड़के बारात में गए, मैंने कहा लड़कों में से कुछ बारात में गए, लड़कों में से कोई बारात में गया। तो ये जो कुछ और कोई वर्ड हमने यूज किया, तो मेरे भाई ये कहीं ना कहीं अपने आप में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ही कहलाते हैं। अब कैसे इनका यूज होता है वो समझिएगा। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम ही यही होता है कि कुछ लोग दिए होंगे उसमें आपको, उनमें से कुछ को सेलेक्ट करके अलग से दिखाएगा वो, तो उनकी बात होती है, उसी को हम डिस्ट्रीब्यूट करना कहते हैं। अब समझिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन होते हैं ये आपके पास क्या क्या होते हैं। देखो, एक तो आइदर होता है, एक मेरे भाई नाइदर होता है, और अगर मैं बात करूं तो नन भी होता है, और आपका एक होता है मेरे भाई आपका ईच, ठीक है। और एवरी को प्रोनाउन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, वो बात ध्यान रखना, वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं होता है। तो ये जो चीजें मैंने आपके सामने लिखी हैं, ये अपने आप में चारों के चारों क्या हैं, अपने आप में चारों के चारों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं। अब इन्हीं का यूज आपको सीखना है, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं के यूज पे आपसे क्वेश्चन पूछता है, इन्हीं के यूज पे आपसे क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई। अब कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्या सारी चीजें होती हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे। देखिएगा, जैसे अगर मैं बात करूं, और भी होते हैं, मैंने यहां पे 4 इंक्लूड कर रखे हैं, हो सकता है और भी हैं, उनको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल ये 4 मेजर हैं, हम इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे भाई हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो आइदर होता है और ये जो नाइदर होता है, ये क्या होता है। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से एक बात समझो, जो आइदर और नाइदर है, ये अपने आप में मैं आपको बता दूं, ये हमेशा तभी यूज होंगे जब आप एग्जैक्ट दो लोगों की बात कर रहे होंगे। सबसे पहला पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेरे भाई जो ये आइदर और नाइदर होता है, ध्यान से समझिएगा, पहला पॉइंट बता रहा हूं, जो आइदर और नाइदर होता है ये तभी यूज होगा जब सेंटेंस में आप दो लोगों की या दो चीजों की बात कर रहे होंगे, तभी आप आइदर या नाइदर का यूज करते हैं। अब मेरी बात समझना, आइदर का मतलब क्या होता है, मैंने कहा दो चीजें होंगी, एक या फिर दो। अब समझना, आइदर का मतलब होता है या तो पहला वाला या मेरे भाई दूसरा वाला।
ये होता है आइदर का केस। आइदर का मतलब एक तरीके से ऑल्टरनेटिव आप मान के चल सकते हो। इसका मतलब होता है या तो पहला वाला या दूसरा वाला, या दूसरा वाला या पहला वाला, कुछ इस प्रकार से इसका कॉम्बिनेशन रहता है। लेकिन नाइदर का मतलब होता है, जैसे हमने कहा, अगर हमें कहना है दो में से एक, तब हम मेरे भाई आइदर का यूज कर लेंगे। देखो इसमें दो में से एक की तो बात कर ही रहा है ये, लेकिन नाइदर क्या करता है, नाइदर में ऐसा होता है कि इसमें आपका सीधे सीधे ना तो ये वाला ना ये वाला, ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है इनका। तो मेरे भाई समझिएगा, आइदर और नाइदर का यूज आप तभी सेंटेंस में करेंगे जब दो चीजों या दो लोगों की बात हो रही हो। कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार का रहता है इनका। तो और कैसे करके हम यूज करते हैं सेंटेंस में, वो चीजें भी समझेंगे। बस आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि आइदर और नाइदर का यूज दो के लिए करेंगे। ये 3 बार बात इसलिए बोली है क्योंकि इसी में बच्चा फंसता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। जब आपको बिल्कुल पता चल रहा हो, डेफिनेट कर रहा हो वो चीज को कि ये अपने आप में मेरे भाई क्या है, अपने आप में ये सीधे सीधे अगर आप देखोगे तो अपने आप में ये सीधे सीधे दो के लिए यूज हो रहा है, तो वो सीधे सीधे आपको बताएगा, वहां पे हिंट दे रखा होगा, वहां से आपको पता चलेगा। और दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो आप नोटिस करो, अगर दो में से एक का सिलेक्शन करेगा तो जिस चीज का सिलेक्शन हो रहा होगा वो तो एक ही बच रही है ना। देखो यहां पर एक और यहां पर एक, तो एक ही तो बच रही है। इसका मतलब ये जो आइदर होता है, जब ये प्रोनाउन का काम कर रहा होगा, जब ये प्रोनाउन का काम कर रहा होगा तो मेरे भाई ये अपने आप में सिंगुलर होगा। समझना ये बात भी। ऐसे ही नाइदर भी जब आपका प्रोनाउन का काम कर रहा होगा तो ये भी अपने आप में कैसा होगा, सिंगुलर होगा। आप इनको प्लूरल नहीं बना सकते, ये सिंगुलर की तरह ही काम करेंगे, बस आप इतना समझ के चलिएगा। क्योंकि अगर दोनों में से एक को भी नहीं चुन रहे तब भी बात सिंगुलर है। तो नाइदर और आइदर प्रोनाउन का काम करेंगे तो ये सिंगुलर होंगे, और इनके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो मेरे भाई एग्जैक्ट दो के लिए आते हैं। अब आप समझना, अगर बात हम दो से ज्यादा की कर रहे हो तो पहला वाला पॉइंट यही था कि जब बात दो लोगों की होगी, जब बात दो की होगी। अब बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में अगर आप देखोगे तो दूसरे पॉइंट में आता है आपका ईच और मेरे भाई ईच और आपका नन। ठीक है, ईच और नन। अब इसकी समझिएगा, देखो ईच और नन की अगर हम बात करें तो ये तब आता है जब आप दो से ज्यादा लोगों की बात करते हैं। दो प्लस का मतलब समझते हो, दो प्लस का मतलब हो गया दो से ज्यादा, चाहे भले ही वो 3 ही क्यों ना हो, चाहे वो 4 ही क्यों ना हो, चाहे वो 40 हो, 50 हो, कितने भी हों, अगर चीज दो से ज्यादा है या व्यक्तियों की संख्या दो से ज्यादा है तो मेरे भाई वहां आप आइदर या नाइदर का यूज नहीं करेंगे। फिर उस केस में आपको या तो ईच यूज करना होगा या नन यूज करना होगा। तो जब आपको एक के लिए साउंड करना होगा, प्रत्येक के सेंस में साउंड करना होगा, तब आप ईच का यूज करेंगे। और मेरे भाई जब आपको सीधे सीधे वहां पे कोई किसी को भी नहीं बोलना होगा, नन का साउंड करना होगा, किसी का भी नहीं, तो उस केस में आप नन लगाएंगे जब दो से ज्यादा की बात हो रही होगी। तो ये दोनों पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पे लिख देता हूं, जब दो से ज्यादा की बात हो। जब दो से ज्यादा की बात हो। तो ये जो दो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, आइदर नाइदर और ईच और नन के बारे में, इनको आपको ध्यान रखना है। बाकी मैंने आपको क्या बताया कि भाई जब ये सिंगुलर होते हैं तो होते आपके ये भी सिंगुलर ही हैं। ये प्रोनाउन का काम करेंगे तो ये भी आपका कैसे रहेंगे, ध्यान से मेरी बात समझना, ये भी अपने आप में कैसे काम करेंगे, सिंगुलर की तरह। तो अब एक बात और याद रखना, जब ये सिंगुलर की तरह काम करेंगे तो मेरे भाई इनके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। इनके साथ आने वाली वर्ब कैसी आएगी, वो भी सिंगुलर वर्ब आएगी। ये पॉइंट भी ध्यान रखना, क्योंकि भाई लिखना जरूरी है, वरना तुम लोग ध्यान नहीं देते कभी कभी चीजों पे। लिखना जरूरी है इसीलिए। तो ये दोनों पॉइंट तो हो गए, लेकिन अब बारी है इनको इंप्लीमेंट करने की। जितनी चीजें मैंने यहां पे लिखी हैं, ये सारी चीजें हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, और आप मुझे बताइएगा कि क्या आपको ये बातें समझ में आई। पहला क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके लिए, एग्जाम्पल लिखते हैं। पहला मैंने लिखा, each of two boys are ready to do this work। जरा बताओ भाई, क्या ये चीज ठीक है अपने आप में, इसमें कुछ गलती तो नजर नहीं आ रही है। भाई दो में से प्रत्येक लड़का रेडी है
इस काम को करने के लिए। तो आप देखो यहां पर सीधे सीधे आपको हिंट दे दी कि भाई हम तो दो लड़कों की बात कर रहे हैं। और मैंने आपको क्या बताया था, जब दो में से आपको एक की सेंस देनी हो तो उस केस में मेरे भाई ईच का यूज नहीं किया जाता, आप आइदर का यूज करेंगे। तो ईच नहीं आएगा, ईच ऑफ टू बॉयज नहीं बोलेंगे, वो गलत हो जाएगा। यहां पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, आइदर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा मेरे भाई, आइदर लगाना पड़ेगा। तो दो में से एक की सेंस आ जाएगी यहां पे। और आप जानते हैं कि अब यहां पे ऑफ प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद ये टू बॉयज तो उसका ऑब्जेक्ट है, तो यहां जो वर्ब आएगी वो जाहिर सी बात है आइदर के अनुसार आएगी। और आइदर आपका प्रोनाउन का काम कर रहा है यहां पे। और मैंने क्या बताया था, आइदर या नाइदर जब प्रोनाउन का काम करेंगे तो वो सिंगुलर चलते हैं। तो भाई ये तो सिंगुलर है ना, अब जब ये सिंगुलर है तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी, यानी यहां आर नहीं आएगा, इज आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, इज आएगा। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर सबसे पहले चीज हमने जो देखी वो ये देखी कि भाई क्वेश्चन के अंदर दो लड़कों की बात हो रही है। अगर दो लड़कों की बात हो रही है तो ईच थोड़ी ना आएगा, ईच तो दो से ज्यादा के लिए आता है, तो यहां पे ईच नहीं लगाएंगे, आइदर लगाएंगे। फिर हमने देखा कि आइदर यहां प्रोनाउन का काम कर रहा है, और भाई ये तो सिंगुलर होता है, अगर सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, बट यहां प्लूरल दे रखी थी तो ये भी गलती हो गई। अब ये क्वेश्चन तो आपने कर लिया होगा, मैं समझ पा रहा हूं इस बात को। और दिखाते हैं क्वेश्चन आपको, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा। चलो भाई, अब इसमें देखो, कह रहा है नाइदर ऑफ द फोर गर्ल्स इज सो क्यूट एज सी इज। भाई उन चारों लड़कियों में से कोई भी उसके बराबर सुंदर नहीं है जितनी कि वो है। तो भाई कोई एक लड़की होगी, उसका कंपैरिजन मैं चार लड़कियों में से किसी से भी कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई उन चारों में से कोई भी नहीं है उसके सुंदर की जितनी क्यूट वो लगती है। तो अब आप मुझे देखकर बताओ यहां पर बात कितनी लड़कियों की हो रही है। तो आप कहेंगे भैया चार की बात हो रही है, और मैंने कहा था अगर चार की बात हो रही है तो ये टू प्लस हुआ या नहीं हुआ, दो से तो ज्यादा ही है चार प्लस। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल। और मैंने कहा था जब भी दो से ज्यादा की बात हो रही होगी तो मेरे भाई आइदर नाइदर नहीं आता है। जब दो से ज्यादा की बात हो रही होगी और आपको किसी का नहीं का भी सेंस देना है, यानी आप एक की भी बात नहीं करना चाह रहे, तो उस केस में आप मेरे भाई नन का यूज करेंगे, नन का। तो यहां पे क्या आएगा, नन ऑफ द फोर गर्ल्स ऐसे बोलेंगे। नाइदर बोल दोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि नन और आपका ईच ये ऐसे होते हैं जो टू प्लस के लिए आते हैं। तो मेरे भाई यहां पे टू प्लस के लिए लगाना पड़ेगा ना आपको, तो टू प्लस के लिए लगाना पड़ेगा, तो नाइदर थोड़ी ना आएगा, ये तो दो के लिए आता है, दो से ज्यादा के लिए नन लगाओगे। और आपको मैं बता दूं ये भी अपने आप में सिंगुलर की तरह ही काम करता है, और जब ये सिंगुलर की तरह काम करता है तो यहां ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन है क्योंकि ऑफ प्रेपोजिशन दे रखी है, और ये द फोर गर्ल्स इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये जो नन है ये प्रोनाउन है, और ये सिंगुलर का काम करेगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, इज दे रखी है, बिल्कुल ठीक है। यानी बाकी पूरा क्वेश्चन ठीक है, बस गड़बड़ जो दे रखी थी वो यहां दे रखी थी, नाइदर नहीं आएगा, क्या आएगा, नन आएगा। तो आप ये चीज अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि जब हमें मेरे भाई एग्जैक्ट दो लोगों की बात करनी होगी, पॉजिटिव में एक की जब हम बात कर रहे होंगे, दो में से एक की बात कर रहे होंगे तो आइदर लगा देंगे, और दो में से एक की भी बात नहीं करनी तो नाइदर लगा देंगे। लेकिन जहां बात दो से ज्यादा की होगी तब आप नन और ईच का यूज करेंगे। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो ये दोनों जो मैंने आपको एग्जाम्पल वगैरह कराए हैं इनकी मदद से बात दिमाग में रखिएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं, उस क्वेश्चन को ध्यान से समझ के चलिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर आप इसको समझ गए तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ आपको ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये अच्छे से क्लियर हो गए आपके माइंड में। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बस समझने वाला क्वेश्चन है, ज्यादा खास कुछ नहीं है इसके अंदर। ध्यान से देखना, मैंने लिखा
देखो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईच ऑफ द गर्ल्स इज ऑलवेज रेडी ऑन टाइम, मतलब समय पर तैयार हो जाने वाली लड़की है। अब ध्यान से आप एक चीज नोटिस कीजिए, हमने यहां पे ईच यूज किया। अब आप यहां पर देख पा रहे हो कि ईच अगर आया है तो जाहिर सी बात है ये तभी आएगा जब 2 प्लस की बात हो रही होगी। अब आप नोटिस करो यहां पे आपको क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे भैया जी गर्ल्स दे रखा है, यानी ये यहां पे हमें प्लूरल तो दे रखा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये प्लूरल दे रखा है तो इतनी बात तो तय है कि ये एक से तो ज्यादा ही है। लेकिन अब आप नोटिस करो कि ऐसे केस में मैं क्या करूं, भाई एक से ज्यादा है मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, या कितना भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। बट हमें इतना पता है कि अगर कोई चीज प्लूरल है मतलब एक से ज्यादा होती है वो। अब एक से ज्यादा होती है तो 2 भी हो सकती है, इसका मतलब तो यहां ईच भी आ सकता है और आइदर भी आ सकता है। भाई ईच की बात कर रहे हैं तो हम एक की तो बात कर रही नहीं है ना, 4 में से, जैसे मान लो यहां लड़कियों में से मैं किसी एक की तो बात करूंगा ना एक समय पे, तो मेरे भाई इसीलिए हम यहां पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हैं और इसीलिए मेरे भाई हमने ईच लगाया। अब मान लो एग्जामिनर यहां पे आपको लगा के दे दे आइदर, तो क्या आप गलत कर दोगे? मेरी बात ध्यान से समझना, अगर मैंने यहां आइदर लगा के दे दिया, ऐसे करके दे दिया आइदर ऑफ द गर्ल्स, तो क्या ये गलत हो जाएगा, ये टर्म गलत हो जाएगी क्या, मुझे बताओ। तो आप कहेंगे भैया देखो, आपने अभी बताया कि ये जो गर्ल्स वर्ड है ये प्लूरल है, प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा, तो भाई वो तो 2 भी हो सकती है, और जब चीज 2 होगी तो उस केस में मेरे भाई हम आइदर लगा सकते हैं। तो ये पॉइंट मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूं क्योंकि जब भी एग्जामिनर आपको ये बिल्कुल डेफिनेट ना करे कि वो चीज प्लूरल में कितनी है, 2 है या 2 से ज्यादा है, अगर इस चीज को वो डेफिनेट ना करे, सीधे सीधे प्लूरल बना के दे दे आपको, जैसे यहां पे ये कर रखा है, तो ये सीधे सीधे प्लूरल तो दे दिया, बट इससे नंबर पता नहीं चल रहा है कि संख्या में ये लड़कियां कितनी हैं। यहां लड़कियां बोल दिया उसने सीधे, लेकिन इससे ये नहीं पता चल रहा कि लड़कियां 2 हैं या 2 से ज्यादा हैं, इसका कोई सेंस नहीं मिल रहा। तो इसी केस में मेरे भाई क्या होता है, एग्जामिनर भले ही चाहे आपको ईच लगा के दे या आइदर लगा के दे, वो दोनों ही चीजें अपने आप में सही मानी जाती है, क्योंकि भाई प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा मतलब 2 भी हो सकता है, और 2 होगा तो हम ईच नहीं लगाएंगे, फिर आइदर लगाएंगे। इसीलिए मोस्ट ऑफ केस में आप देखना, कभी भी देखना, जब भी मेरे भाई यहां पे प्लूरल नाउन दे रखा होगा या कोई प्रोनाउन दे रखा होगा जो अपने आप में प्लूरल होगा, तो उस केस में एग्जामिनर ईच ज्यादा लगा के देता है। तो मोस्ट ऑफ केसेस में आपको जो देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये देखने को मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, होगी बात ये भी सही, इसका मैंने पूरा लॉजिक यहां पे दे दिया है कि ऐसा क्यों होगा। बाकी सारी चीज तो आप जानते ही हो कि भाई दोनों सिंगुलर की तरह काम करते हैं, तो वर्ब तो सिंगुलर ही आनी है दोनों के साथ। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात, क्लियर है ना? बिल्कुल। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना बढ़िया तरीके से, बाकी मैंने क्लियर कर दिया है कि ऐसे जब आपको पता ना चल रहा हो कि आपका जो नाउन या प्रोनाउन यूज हुआ है वो संख्या में कितना है, तो वहां ईच और आइदर दोनों आ सकते हैं, क्योंकि प्लूरल सेंस में वो ऐसे काम करता है इस तरीके से। चलो बहुत बढ़िया, तो ये पॉइंट्स मैं आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। और अब हम लोग जो है वो मेरे भाई आगे चलते हैं, ठीक है जी, अब हम लोग जो है आगे चलते हैं। बताओ यहां तक बात क्लियर? चलो भाई, तो कर लोगे इस तरीके के क्वेश्चन, आराम से कर लेना, ठीक है, इस तरीके के बहुत आराम से क्वेश्चंस हो जाएंगे, मैंने एग्जांपल्स भी करा दिए। बस ये डिफरेंस जो बच्चा याद रख लेगा, जो मैंने पॉइंट्स के थ्रू बताए हैं 1 पॉइंट और 2 पॉइंट के तहत, बस ये डिफरेंस याद रख लेना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। ठीक है जी, चलिए चलो आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट प्रोनाउन पे चलते हैं। ये भी हो गया, अब हम लोग चलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब मेरी बात को समझिएगा, देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है जब सेंटेंस में एक रियल पर्सन मौजूद हुआ और उसने कोई काम किया, कोई एक्शन किया।
अब होता क्या है, एक्शन का जो एक तरीके से काम ये होता है, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने एक्शन को क्या करती हैं, ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर करती हैं। अब ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर करने के लिए ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, बट कभी कभी क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो तो उस केस में वो जो एक्शन होता है वर्ब का, वो वापस रिपीट हो जाता है, सब्जेक्ट के ऊपर आ जाता है, वापस हो जाता है सब्जेक्ट के ऊपर। और ऐसे केस में मेरे भाई हमें लगाना पड़ता है वहां क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो मैं कुछ वर्ब की आपको लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम में, कुछ मैं यहां पर भी बता दूंगा इंपॉर्टेंट, और कुछ मैं लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट वर्ब्स होंगी और बार बार एग्जामिनर उन्हीं पे क्वेश्चन पूछता है। अब ध्यान से समझिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप इतना समझ लीजिए, जब भी मैं जो इसमें पॉइंट्स बताने जा रहा हूं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से जुड़े, वो आपको ध्यान रहने चाहिए हमेशा। पहली बात, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो अपने आप में मेरे भाई मेन सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन की रिफ्लेक्शन होती है। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन आपको पहले दिया होना चाहिए, क्योंकि याद रखना जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं इनकी एक खास बात है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ये कभी भी आपका सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। सब्जेक्ट का काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि सोचो, अगर आपने पहले ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर दिया तो मेरे भाई सेंटेंस में रियल पर्सन कहां है? फिर रियल पर्सन जब तक सेंटेंस में मौजूद नहीं होगा तब तक आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज ही नहीं कर सकते। भाई अगर आपने माई सेल्फ बोला तो इससे पहले डेफिनेटली सेंटेंस में आई मौजूद होना चाहिए, तभी तो माई सेल्फ आएगा उसके लिए। या पहले से ही माई सेल्फ लगा दोगे, आई की कोई जरूरत ही नहीं है, तो वो चीज गलत हो जाएगी। तो याद रखना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता है। ये मेरे भाई हमेशा जब भी काम करेगा तो किसका करेगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है मेरे भाई, हमेशा किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। दूसरी चीज मेरे भाई हमेशा याद रखना, मेन सब्जेक्ट जो होता है आपका, तो सब्जेक्टिव केस में जो प्रोनाउन होता है उसकी रिफ्लेक्शन होती है, बस ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इसमें होता क्या है कि ये भाई एक तरीके से सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट का करेगा। अब दूसरी चीज अगर हम बात करें तो इसका यूज जब आप करेंगे तो ऐसे समझ लो, एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर मैं बता देता हूं। कई बार आपने लोगों को सुना होगा बोलते हुए माई सेल्फ, और फिर मेरे भाई बोलते हैं इज, और फिर बोलते हैं डॉक्टर। माई सेल्फ इज अ डॉक्टर। भाई मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, ऐसे करके तो माई सेल्फ इज अ डॉक्टर गलत हो जाएगा। अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कभी भी सब्जेक्टिव केस में यूज नहीं करते, क्योंकि अगर आपने यहां ऐसे इसको यूज कर लिया तो भाई इसका रियल पर्सन कहां है? फिर रिफ्लेक्शन तो यूज कर ली, चलो समझ में आ गया, लेकिन इसका रियल पर्सन कहां है? तो जब तक सेंटेंस में रियल पर्सन मौजूद नहीं होगा रिफ्लेक्शन नहीं आ सकती। इसी वजह से मेरे भाई यहां माई सेल्फ नहीं आएगा, आई आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? आई आएगा। ठीक है जी, चलिए। और अगर हम बात करें तो ये वाला पॉइंट हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। ये दो चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये आपको ध्यान होनी चाहिए। अब मैं कुछ आपको प्रोनाउन बता रहा हूं, उनकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनती है वो चीज अब डिस्कस कर लेते हैं। तो ये दूसरे पॉइंट में मैं जो बातें बताने जा रहा हूं वो आप लिखिएगा। देखो, कैसे बनाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो मैं आपको बताता हूं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने का तरीका देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी ऑब्जेक्टिव केस की, और साथ ही साथ मेरे भाई आपको जरूरत पड़ेगी जो डेटरमिनर होते हैं आपके, उनकी जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर हम बात करें, आपके जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो कौन कौन थे, तो आप कहेंगे भैया फर्स्ट पर्सन आई और बी थे, सेकंड पर्सन हमारा यू था, और थर्ड पर्सन हमारे थे ही सी इट दे। ही सी और इट और दे, यही थे ना सारे के सारे? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल यही थे। अब समझिएगा, जो मेरे भाई आई होता है इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है वो इसके डेटरमिनर में सेल्फ लगा के बनेगा। अब मैं एक बात और बता दूं, जब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना रहे होंगे तो मेरे भाई बात समझिएगा, जब आप सिंगुलर का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे तो बस कुछ मत करना, उसके डेटरमिनर में, या मेरे भाई हो सकता है ऑब्जेक्टिव केस में लगाना पड़ जाए, उसमें बस आप क्या ऐड कर देना? सेल्फ ऐड कर देना।
आपका तुरंत मेरे भाई वो क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। दूसरी चीज, अगर मान लो प्लूरल का आपको बनाना पड़ जाए, तो प्लूरल का आपको बनाने के लिए बस कुछ नहीं करना है, उसके डेटर्मिनर में या मेरे भाई हो सकता है ऑब्जेक्टिव केस में आपको क्या लगाना पड़ेगा, SELVES, सेल्फ्स लगाना पड़ेगा, ये प्लूरल का बन जाएगा। तो आप मेरे भाई अगर सिंगुलर का बनाना हो तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर लगा देना, और प्लूरल का अगर रिफ्लेक्सिव केस बनाना हो तो ये लगा देना। अब जैसे बना के दिखाऊं, देखो आई अपने आप में क्या है, सिंगुलर है, तो इसके डेटर्मिनर या फिर ऑब्जेक्टिव केस में क्या लगाना पड़ेगा, सेल्फ लगाना पड़ेगा। तो आई के लिए क्या हम मी सेल्फ बोलते हैं, मुझे बताओ, अगर मैं ऑब्जेक्टिव केस में लगाऊंगा तो मेरे भाई ऐसे करके लिखना पड़ेगा, मी होता है ना ऑब्जेक्टिव केस और सेल्फ लगा दिया, क्या ऐसी टर्म होती है या मेरे भाई डेटर्मिनर में सेल्फ लगता है, बताओ जरा कौन सी टर्म होती है सही। तो आप कहेंगे भैया जी हमारी जो राइट टर्म होती है वो मी सेल्फ नहीं होती, माई सेल्फ होती है, यानी आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो डेटर्मिनर में सेल्फ लगा के बनाया जाता है। बन गया, चलो अब बी को बना के देखते हैं। देखो बी आपका जो दे रखा है इसमें भी सेम चीज है। अब आप देखो बी आता है प्लूरल के लिए, तो प्लूरल के लिए आता है मतलब डेटर्मिनर या फिर ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ्स लगाना पड़ेगा। तो डेटर्मिनर में लगाते हैं, देखो अगर ऑब्जेक्टिव केस में लगाओगे तो अस सेल्फ्स बन जाएगा। क्या ये चीज पॉसिबल है, ऐसी कोई टर्म होती है क्या, या मेरे भाई आपका इसका डेटर्मिनर होता है आर और इसमें लगा दिया SELVES। तो मुझे बताओ कौन सी टर्म पॉसिबल है, कौन सी टर्म देखते हो आप, कौन सी दिखने को मिलती है आपको। तो आप कहेंगे भैया अस सेल्फ तो कोई टर्म नहीं होती, हमारी टर्म होती है आर सेल्फ। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चों के दिमाग में गड़बड़ पॉइंट पहुंच जाता है, उन्हें लगता है कि यार भैया जी ये कैसे बनते कैसे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, करना क्या होता है। तो वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हर जगह डेटर्मिनर में लगा के नहीं बनेगा, कुछ केस ऐसे होंगे जहां आपको ऑब्जेक्टिव केस के साथ बनाना पड़ेगा, तो वो देखना आप, इसीलिए मैं दोनों टर्म बता रहा हूं ताकि जो गलत होगी वो देखते ही आप पहचान लोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहां पे यू है। अब यू आप एक बात समझ लो, यू आपका सिंगुलर की तरह भी काम करता है और यू आपका प्लूरल की तरह भी काम करता है। तो भाई इसका जो एक तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो आपका सेल्फ करके भी बनेगा और सेल्फ्स करके भी बनेगा, लेकिन वही चीज फिर से। अब भाई एक बात बताओ, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, तो आप मुझे बताओ आपने कभी यू सेल्फ लिखा देखा या आपने योर सेल्फ लिखा देखा है, बताओ। तो आप कहेंगे भैया जी हमने तो योर सेल्फ लिखा देखा है। अगर तुमने योर सेल्फ लिखा देखा है तो मुझे बताओ योर अपने आप में क्या है, डेटर्मिनर है, डेटर्मिनर के अंदर सेल्फ लगा के प्रोनाउन बनाओगे तो क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। मतलब यू सेल्फ टर्म गलत है, योर सेल्फ ठीक है। सेम इसी प्रकार से अब मान लो ये तो सिंगुलर के लिए हो गया, भाई सेल्फ लगा के बनाया सिंगुलर के लिए। अब प्लूरल के लिए क्या बनेगा, देखो प्लूरल के लिए जब आप बना रहे होगे तो मेरे भाई ध्यान से समझना, आप मुझे बताओ क्या यू सेल्फ्स कर सकते हो। तो आप कहेंगे भैया ऑब्जेक्टिव केस के साथ तो बनेगा ही नहीं, ये तो टर्म ही गलत हो जाएगी। तो किसके साथ बनाएंगे फिर, डेटर्मिनर के साथ। तो आप लिखेंगे पहले योर और फिर मेरे भाई इसमें ऐड कर देंगे सेल्फ्स। ये आपका बन के आ गया किसका, डेटर में आपका बन के आ गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यू का। किसके लिए, जब बात आप उसकी प्लूरल सेंस में कर रहे होंगे। तो सिंगुलर में बात कर रहे होंगे योर सेल्फ लगा देना, प्लूरल में बात कर रहे होंगे तो योर सेल्फ्स लगा देना। नेक्स्ट आ जाओ, बात करते हैं ही की। अब देखो ही तो आपका सिंगुलर ही रहता है, सी भी आपका सिंगुलर रहता है, इट भी आपका सिंगुलर रहता है, लेकिन अगर हम बात करें ही जो है अपने आप में, ये मेरे भाई जब सिंगुलर का काम करेगा तो इसका कैसे बनेगा। अब आप देखो, आप जानते हो ही के लिए आपका क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हिम होता है। अब हिम में आपको सिंगुलर का बनाना है तो आप क्या कर देंगे, हिम सेल्फ कर देंगे, ये हो गया। अगर मैं बात करूं, अगर डेटर्मिनर में देखें तो हम हिज सेल्फ कर दें, हिज सेल्फ। तो मुझे बताओ दोनों में से कौन सी टर्म ठीक है, आपको कौन सी लिखी हुई दिखती है, आपको हिज सेल्फ लिखा दिखता है या हिम सेल्फ लिखा दिखता है। तो आप कहेंगे भैया हमें हिज सेल्फ लिखा नहीं दिखता, हमें दिखता है हिम सेल्फ लगा हुआ। मतलब अब यहां से आप देखो चीजें चेंज हो गई, यहां पर जैसे हम डेटर्मिनर में सेल्फ या सेल्फ्स लगा के बना रहे थे, बट इस वाले स्ट्रक्चर में क्या हुआ, हमारा जो प्रोनाउन बना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ लग के बना। इसीलिए मैंने ये दोनों स्ट्रक्चर बताए, क्योंकि जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाओगे तो डेटर्मिनर और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में से किसी में लगाकर बनाया जा सकता है। वो क्वेश्चन का जो प्रोनाउन होता है उसकी डिमांड होती है कि मैं इसी के साथ बनूंगा। अब देखो सी मुझे बताओ, सी का तो भाई सेम ही होता है, चाहे डेटर्मिनर की बात करो चाहे ऑब्जेक्टिव केस की बात करो, वो दोनों सेम ही रहता है, हर ही रहता है। तो इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हर सेल्फ देखते ही लगा दोगे। सिंगुलर की बात हो रहा है तो हर में सेल्फ लगा दो, बात खत्म। अच्छा
इट के साथ में, तो आप कहेंगे भैया इट के साथ में भी ठीक है, इट का भी सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम ही रहता है, तो मेरे भाई इसका भी आप मेरे भाई क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे और इसके साथ लगा देंगे सेल्फ। लेकिन अगर हाँ एग्जामिनर ने डेटरमिनर से बना के दिया, क्योंकि डेटरमिनर इट्स होता है ये वाला, और इसमें अगर सेल्फ लगा के दे दिया तो ये चीज अपने आप में क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये चीज अपने आप में क्या हो जाएगी मेरे भाई, गलत हो जाएगी। तो इस चीज को अवॉइड करेंगे, ठीक है जी। चलो ये मैं वो एकदम कंफ्यूजन को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं जो आपकी इनमें कंफ्यूजन होती है, इसीलिए टाइम लग रहा है इतना। देखो अब बात करते हैं दे की। अब दे के साथ में भी वही चीज, भाई दे प्लूरल के लिए आता है, प्लूरल के लिए आता है तो सेल्फ्स वाला स्ट्रक्चर लगाओगे, और सेल्फ्स वाला स्ट्रक्चर लगाओगे तो देखो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। अब देम में क्या करोगे, सेल्फ्स लगा दो, बस आपका जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन क्या आप मुझे बताओ ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मैं एडजेक्टिव यानी कि एडजेक्टिव या फिर जो डेटरमिनर है उसे लगा दूं और इसमें मेरे भाई सेल्फ्स लगा के बना दूं, क्या ये चीज पॉसिबल हो जाएगी? तो आप कहेंगे भैया ऐसी तो हमने कोई टर्म ही नहीं देखी, देयर सेल्फ्स, ये तो गलत है बिल्कुल अपने आप में। तो ऐसा अगर कुछ करके दे दे एग्जामिनर तो वो गलत हो जाएगा, आपका राइट क्या होगा, देमसेल्व्स। तो मेरे भाई ये मैंने सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपके सामने लिख दिए हैं, मैंने पूरा तरीका बता दिया कि कैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है, किस तरीके की फॉर्मेशन हो सकती है, कौन सी गलत होगी कौन सी सही होगी, वो भी मैंने आपको बता दी है। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। आई के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ आता है, बी के लिए आर सेल्फ आता है, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों का काम करता है, इसीलिए सिंगुलर की जब बात कर रहे होंगे तो योर सेल्फ आएगा और प्लूरल की जब बात कर रहे होंगे तो योर सेल्फ्स आएगा। अच्छा, ही के लिए मेरे भाई हिमसेल्फ आएगा, सी के लिए हर सेल्फ आएगा, इट के लिए इट सेल्फ आएगा और दे के लिए देम सेल्फ आएगा। क्या बात क्लियर रही? बिल्कुल बताइए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना लोगे भाई इस प्रकार से। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बस और ज्यादा कुछ खास नहीं है, आपको यही चीजें ध्यान रखनी है कि कभी भी आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की नीड होगी और मेन ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा और एक्शन इस तरीके की है कि वो अपने एक तरीके से वर्ब इस तरीके की दे रखी है जो अपने एक्शन को ट्रांसफर करना चाह रही है ऑब्जेक्ट पे, और ऑब्जेक्ट आपको दिया नहीं है, तो उस केस में मेरे भाई आप जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर लेंगे। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। चलो अब जो है, अब हम इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यहां पे पॉइंट नंबर 3 हम डिस्कस कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो आपको याद होगा वर्ब दो प्रकार की मैंने आपको बताई थी, एक तो मेरे भाई होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है मेरे भाई इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में डिफरेंस क्या होता है ये हम वर्ब चैप्टर में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। भाई जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं इनकी खासियत होती है कि ये अपना ऑब्जेक्ट लेंगी ही लेंगी, लेकिन जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है इनको इनके ऑब्जेक्ट की कोई नीड नहीं होती, इनको इनका ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है। तो याद रखना जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप लगाएंगे तो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ही लगाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट की नीड होगी तो वहीं पे तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा सकते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है जी, चलिए। तो अब जो मैं फोर्थ पॉइंट इसके नीचे बताने जा रहा हूं, या आप इसी में भी नोट कर सकते हैं, मैं कुछ वर्ब्स आपको बताने जा रहा हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप ध्यान रखिएगा। उनके साथ हमेशा मेरे भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ही आएगा, वो जब भी आएंगी तो उनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई? अच्छा, लेकिन ये ध्यान रखना जब उनका ऑब्जेक्ट दिया ना हो उस केस में। अब ऐसे नहीं कि हमेशा लगाते चले जाओगे, मैंने क्या कहा मेरी बात ध्यान से समझना। मैं कुछ वर्ब आपको ऐसी बताने वाला हूं जो अपने आप में हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। अब जब वो ट्रांजिटिव वर्ब होंगी तो या तो उनके लिए खुद ही ऑब्जेक्ट दे रखा होगा सेंटेंस के अंदर, और अगर किसी कारणवश नहीं दिया तो आप उस केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को उनके साथ लगा देंगे, जिससे कि आपका स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए। तो अब मैं कुछ आपको वर्ब्स बताने जा रहा हूं, इसको मैं कर रहा हूं इरेज, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई जल्दी से, फिर मैं आपको इसका बारे में बताता हूं। तो तीसरे पॉइंट में ही ये चीज नोट करना आप लोग, ठीक है? पॉइंट नहीं बदलेंगे, तीसरे पॉइंट में, क्योंकि मैं आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब वहां बता चुका हूं, तो आप याद रखिएगा ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं वो सारी की सारी, तो वहां पे मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए वहीं पे। चलिए देखिए, बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कुछ वर्ब बताने जा रहा हूं।
ये आपको थर्ड पॉइंट में ही नोट करनी है, ठीक है। यहां पे लिख भी देता हूं, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। ये ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। इसलिए इनके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जो मैं यहां पे वर्ब्स लिखने जा रहा हूं वो सारी की सारी अपने आप में क्या होंगी, ऑल आर ट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। और दे ऑलवेज टेक ऑब्जेक्ट्स, मतलब वो अपना ऑब्जेक्ट लेंगी ही लेंगी। तो अब हम कुछ वर्ब्स लिख लेते हैं यहां पे। जैसे आपकी अगर मैं बात करूं तो इंजॉय होती है, एम्यूज होती है, अवेल होती है, ठीक है। इंजॉय हो गई, अम्यूज हो गई, अवेल हो गई, और भी बहुत सारी होती हैं, हम उनकी सारी की बात करेंगे। जैसे अगर हम बात करें, इंट्रोड्यूस हो गई, प्रेजेंट हो गई, अब्सेंट हो गई, प्राइड हो गई, डेड डैश डैश, और भी बहुत सारी हैं। अब ये डैश डैश आपको ऐसा नहीं करना है, मैं आपको कुछ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी इसके अंदर ऐड ऑन कर लेना, ठीक है। कुछ तो मैंने यहां लिखा दी हैं और कुछ मेरे भाई मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगा, उनको भी नोट डाउन कर लेना, जिससे आपकी मेरे भाई ये जो ट्रांजिटिव वर्ब की ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाले क्वेश्चन बनते हैं, इनकी टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि एग्जामिनर बार बार उन्हीं पे क्वेश्चन पूछता रहता है रिपीट करके, ठीक है। तो हमने कौन कौन सी वर्ब देखी, हमने देखी इंजॉय, अम्यूज, अवेल, इंट्रोड्यूस, प्रेजेंट, अब्सेंट और प्राइड। देखो प्राइड का मतलब होता है घमंड करना, अम्यूज का मतलब होता है किसी को ना थोड़ा सा अंदर से बिल्कुल एकदम खुश करना, मजाक करने के सेंस में। एंजॉय करने का मतलब होता है मजे करना। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है किसी का परिचय कराना, ठीक है। प्रेजेंट मतलब उपस्थित होना, और अब्सेंट का मतलब होता है मेरे भाई एक तरीके से अगर हम बात करें तो अब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित होना, और अवेल का मतलब होता है किसी चीज से लाभ प्राप्त करना, इस सेंस में। तो ये सारी की सारी हमारी क्या दे रखी हैं, वर्ब दे रखी हैं, और ये सारी की सारी जो वर्ब हैं ये अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब हैं। और अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब हैं तो इनकी खासियत ये होगी कि जो ये वर्ब दे रखी है ना, ये अपने एक्शन को क्या करेंगी, ट्रांसफर करेंगी। अब अगर ऑब्जेक्ट होगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो उस केस में आपको मेरे भाई इनके तुरंत बाद आपको क्या करना होगा, लगाना होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखिए मैंने लिखा आई इंजॉय द पार्टी, आई इंजॉय द पार्टी एट नाइट। तो हम किसी स्पेशल नाइट की बात कर रहे होंगे इसलिए एट नाइट लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझना, अगर मैंने बोला आई इंजॉय द पार्टी एट नाइट, तो अगर एग्जामिनर ने मुझे यहां पे, ध्यान से समझना, इंजॉय के तुरंत बाद अगर यहां पे मुझे एग्जामिनर ने अभी माई सेल्फ लगा के दे दिया होता, जैसे यहां आई मेरा रियल पर्सन मौजूद है तो इसकी रिफ्लेक्शन में माई सेल्फ यूज कर लूंगा। मैंने बताई थी आई की रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होती है। तो अगर मैंने यहां आई के लिए इंजॉय के तुरंत बाद माई सेल्फ यूज कर लिया तो अभी ये चीज गलत हो जाएगी, अभी आप ऐसा नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे भैया जी क्यों नहीं कर सकते, क्या गलती हो रही है? यार देखो, इंजॉय अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो ये अपना ऑब्जेक्ट लेगी। भाई क्या इंजॉय के तुरंत बाद ये द पार्टीज का ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है आपको, बताओ ये द पार्टीज का ऑब्जेक्ट दे रखा है या नहीं दे रखा है? आप कहेंगे कैसे पहचानते हैं ऑब्जेक्ट? मैंने कहा था मेरे भाई अगर व्हाट या हुम का रिप्लाई बने तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब आपने आपसे पूछ रहा है आई एंजॉय, मैंने एंजॉय किया व्हाट, क्या एंजॉय किया? पार्टी, पार्टी एंजॉय की। तो मेरे भाई ये व्हाट का रिप्लाई बन रही है और ये एंजॉय वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और एंजॉय वर्ब का ऑब्जेक्ट है मतलब ट्रांजिटिव वर्ब को उसका ऑब्जेक्ट मिल गया, उसने अपने एक्शन को क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट पे कर दिया ट्रांसफर। तो मेरे भाई इसीलिए अगर हम बात करें तो ये अपने आप में अगर अभी आप माई सेल्फ लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन
अगले ही एग्जाम्पल में अगर आपने माई सेल्फ नहीं लगाया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कैसे, देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा आई इंजॉय इन द पार्टी। अब क्वेश्चन को पूछने का ढंग बदल गया, मैंने पार्टी में एंजॉय किया, यहां बात थी मैंने पार्टी एंजॉय की रात में, और यहां क्वेश्चन को पूछने का ढंग बदल गया। यहां पे कह रहा है आई एंजॉय इन द पार्टी, मैंने पार्टी में एंजॉय किया। तो मेरे भाई अब जरा मुझे देखकर बताओ, आई तो आपके पास सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन हो गया, एंजॉय आपके पास वर्ब हो गई, और मेरे भाई इन आपके पास प्रेपोजिशन हो गई, प्रेपोजिशन के तुरंत बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, तो ये द पार्टी इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब अगर इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो मुझे बताओ एंजॉय तो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो भाई ये तो अपने एक्शन को ट्रांसफर करेगी, बट इसके पास तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं दे रखा। बस ऐसे केस में एग्जामिनर आपको कुछ लगा के नहीं देगा, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। भाई ये ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसको इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, बट एग्जामिनर ने आपको यहां पे नहीं दिया। तो ऐसे केस में मैंने क्या कहा था, ऐसे ही केस के लिए बने होते हैं कौन, हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आई के लिए, अब आई आपको सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन दे रखा है, रियल पर्सन आपके पास मौजूद है, आप ऑब्जेक्ट के लिए उसकी रिफ्लेक्शन यूज कर सकते हैं। तो एंजॉय के तुरंत बाद हम मेरे भाई क्या लगा सकते हैं, माई सेल्फ लगा सकते हैं, और वो हमारे क्वेश्चन को क्या कर देगा, ठीक कर देगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो मेरे भाई? यहां पे जैसे ही हम माई सेल्फ लगाएंगे, हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपने आप में ठीक हो जाएगा, अपने आप में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो एंजॉय के तुरंत बाद हमें माई सेल्फ लगाते ही ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर जाएगा, और जो हमारी एक्शन का एक तरीके से हो रही है वो ट्रांसफर हो जाएगी इस पे, और ट्रांजिटिव वर्ब अपने आप में अपने काम को पूरा कर देगी। तो इस प्रकार से सही होगा। लेकिन अगर नॉर्मली आप बिना माई सेल्फ के इसको लिख दोगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे ही आप माई सेल्फ लगाओगे सेंटेंस आपका पूरा ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे आई एंजॉय इन द पार्टी, स्पीकिंग में सब चलता है, स्पोकन में सब चलता है, सब बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब नॉर्मली आप ग्रामेटिकल उसको चेक करोगे तो मेरे भाई आपको बोलना होगा आई एंजॉय माई सेल्फ इन द पार्टी, ऐसे बोलना पड़ेगा, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? तो एग्जाम्पल की मदद से मैंने आपको ये बात बता दी। यहां पर देखो सेम ही वर्ब है, यहां पर भी एंजॉय थी, यहां पर भी एंजॉय थी, बट आप देखो दोनों में डिफरेंस करके देखो, यहां इसके पास इसका खुद का ऑब्जेक्ट मौजूद था तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं था, इसीलिए मेरे भाई हमें अपने पास से ऑब्जेक्ट लगाना पड़ा जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। बता दीजिए क्या पॉइंट क्लियर हुआ आपके दिमाग में? बाकी मेरे भाई ये सारी की सारी वर्ब आपके सामने लिखी हुई है, एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन बनता रहता है, कुछ और वर्ब भी है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है जी? चलिए, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर बस ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इनको आपको दिमाग में बिल्कुल फिट रखना है, ठीक है जी? बहुत बढ़िया। अब इसी का एक भाई प्रोनाउन है, उसको भी हम लोग आज ही की क्लास में क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ये अपने आप में थोड़ा सा ना इसी से मिलता जुलता है। इसी से मिलता जुलता क्या कहूं, बस इनको मैं थोड़ा सा ना बिल्कुल एकदम अगर देखोगे तो मैं कंपेयर करके पढ़ाने वाला हूं इन दोनों को, क्योंकि ये अपने आप में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। इसमें डिफरेंस जो बच्चा कर लेगा इन दोनों प्रोनाउन के अंदर वो आराम से क्वेश्चन को कर लेगा। तो डिफरेंस करना आपको आना चाहिए। पहले उस प्रोनाउन के बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे, फिर मेरे भाई आपको बता देंगे उन दोनों में डिफरेंस करना सिखा देंगे कि डिफरेंस कैसे होता है। देखो जरा ध्यान से समझना। अब हम जो प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं वो अपने आप में नाम आता है उसका एम्पैटिक प्रोनाउन। एम्पैटिक प्रोनाउन, इस प्रोनाउन की क्या खास बात है भाई, समझिएगा। ऑल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये लाइन क्या आपकी समझ में आ रही है भाई, क्या लिखी है मैंने? क्या ये लाइन आपको समझ में आ रही है क्या लिखी है मैंने? ये लाइन लिखी हुई है ऑल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड एज अ एम्पैटिक प्रोनाउन।
तो इस लाइन का मतलब है कि जितने भी आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं उन सभी को आप यूज कर सकते हो एक एम्पैटिक प्रोनाउन की तरह। भाई एम्पैटिक, ध्यान से समझना, एम्पैटिक प्रोनाउन में अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई ये जो एम्पैटिक वर्ड है ये अपने आप में यहां एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसी की जो वर्ब होती है वो होती है एम्फेसाइज, इसी की नाउन फॉर्म होती है एम्फेसिस। अब तीनों में डिफरेंस है। जब मेरे भाई हम कहते हैं कि एम्पैटिक प्रोनाउन क्या होता है तो इसको समझने के लिए बस आपको इतनी बात समझनी है, एम्फेसाइज करना, एम्फेसाइज करते हैं ये स्टेटमेंट को। जब भी आप इनको यूज करोगे तो स्टेटमेंट थोड़ी सी ना अपने आप में एम्फेसाइज हो जाएगी, थोड़ी अपने आप में वो क्या हो जाएगी, एम्फेसाइज हो जाएगी। और जब आप इसका यूज करते हो तो आप मेरे भाई कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस करना आना चाहिए। बाकी सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होते हैं, बस उनकी जगह में अंतर होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहे होंगे तो उनकी जगह कुछ और होगी, और जब मेरे भाई वो एम्पैटिक प्रोनाउन का काम कर रहे होंगे तो उनकी जगह कुछ और होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मैं आपको इसका एक सीधा सा सॉल्यूशन बताऊंगा, आपको वो ध्यान रखना है। एम्पैटिक प्रोनाउन के बारे में बस इतनी ही बात याद रखनी है, ये किस लिए यूज किए जाते हैं, स्टेटमेंट को एम्फेसाइज करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए। करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है भाई, तो एम्पैटिक प्रोनाउन को हम स्टेटमेंट को एम्फेसाइज करने के लिए यूज करते हैं। सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाएंगे इसके अंदर। अब जो पॉइंट मैं यहां बताने जा रहा हूं ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस पे जितने स्टार लगा सकते हो उतने स्टार लगा लेना इस पॉइंट पे। पॉइंट ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्पैटिक प्रोनाउन में डिफरेंस कैसे करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्सेस एम्पैटिक प्रोनाउन, इसमें डिफरेंस कैसे होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा। सेंटेंस के अंदर अगर आप देखोगे तो नॉर्मली स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, कुछ यही नॉर्मली स्ट्रक्चर होता है आपका। एक और लिख लो इधर, सब्जेक्ट, वर्ब और मेरे भाई ऑब्जेक्ट। और ये वर्ब लिंक वैसे मत मान के चलो जैसे कि अभी सर इसमें हेल्पिंग वर्ब भी होगी, मेन वर्ब होगी, उनका कंपाउंड होगा। बस आप इतना मान के चलो कि जो हम यहां वर्ब की बात कर रहे हैं ये अपने आप में यहां पे मेन वर्ब है। जिस वर्ब की हम यहां पे बात कर रहे हैं ये अपने आप में क्या है, मेन वर्ब है। आप ये मान के चलो, इससे आपका ये डाउट जो है वो हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। अब मेरी बात समझो, जब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात कर रहे होंगे तो मेरे भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो आप यूज करेंगे वो आपका कहीं ना कहीं इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ही बनेगा, ये बात तय है। भाई मेन वर्ब जो होती है उसका ऑब्जेक्ट ही तो बनता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो बस आपको हमेशा याद रखना है जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम हो रहा होगा वहां तो वो हमेशा मेन वर्ब के बाद में आएगा। बस मेरे भाई ये पॉइंट जिसके दिमाग में रह गया कि जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम कर रहा होगा तो वो मेन वर्ब के बाद में आएगा, बाद में आएगा। लेकिन जब वो चीज एम्पैटिक प्रोनाउन का काम कर रही होगी तो उस केस में मेरे भाई जो आप ऑब्जेक्ट तो वर्ब का अलग होगा ही होगा, वो तो अलग चीज है, लेकिन जो मेरे भाई आप एम्पैटिक प्रोनाउन यूज करेंगे वो मेन वर्ब के तुरंत पहले आएगा, तुरंत पहले, बिल्कुल उसके ठीक पहले। तो यहां पे लिख लीजिएगा, बिल्कुल उसके ठीक पहले आएगा, यानी ठीक पहले। तो अगर मेन वर्ब लिखी हुई है ना तो उसके ठीक पहले क्या आ जाएगा, एम्पैटिक प्रोनाउन आ जाएगा। ईपी लिख देता हूं इसको शॉर्ट में, क्या आ जाएगा, एम्पैटिक प्रोनाउन आ जाएगा। बाद में आया तो रिफ्लेक्सिव है और पहले आया तो एम्पैटिक प्रोनाउन है। तो पॉइंट क्या क्लियर रखना है, यहां पे मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके लिख देता हूं। अगर मेन वर्ब के बाद में आया तो मेरे भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, अगर बाद में आया तो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और अगर पहले आया मेन वर्ब से तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, एम्पैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो एम्पैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। आई होप कि पॉइंट बिल्कुल एकदम क्लियर रहा होगा। एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप मुझे उसमें पहचान के बताइएगा। ठीक है, आप उसमें मुझे पहचान के बताइएगा। पहला,
ठीक है। और फिर मैंने लिखा पहला क्वेश्चन, आप मुझे इसमें पहचान के बताइएगा कि वो क्या है अपने आप में, ठीक है ना। ठीक है, तीन हो गए, और भी चाहिए एक आध। चलो इधर ले लेते हैं एक और एग्जांपल, 4 एग्जांपल ले लेते हैं, इससे आपका ये एम्पैटिक प्रोनाउन भी क्लियर हो जाएगा आज ही, ठीक है जी। चलो देखो, तो ये बात हो गई, और एग्जांपल लेते हैं। एक मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है। सीता, चलो ये 4 एग्जाम्पल हमने लिए हैं। क्या आपको वो शो हो रहा है? एक बार मैं चेक कर लूं, पता चले कट जाए थोड़ा बहुत। अच्छा कट रहा है, चलो कोई बात नहीं, दोबारा से लिखते हैं। थोड़ा कट रहा है ना, उसमें दिख नहीं रहा है कैमरे में, थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं इसको। सीता इंट्रोड्यूस herself in the party। चलिए भाई बताइए, ये 4 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। अब आप मुझे इन चारों में जो मैंने प्रोनाउन यूज किया है, आप अगर नोटिस करोगे तो यहां पर भी ये दे रखा है माई सेल्फ, देखो यहां पर भी माई सेल्फ दे रखा है, यहां देम सेल्फ दे रखा है, यहां हर सेल्फ दे रखा है। मुझे इन चारों प्रोनाउन में आप अंतर करके बताओ कि कहां पर ये किस चीज का काम कर रहा है। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है, अगर आपका इंपैटिक प्रोनाउन का काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो डिफरेंस करके बताओ। तो आप कहेंगे भैया जी पूरा डिफरेंस तो आपने लिख रखा है, बस हमें अप्लाई तो करना है। तो आप मुझे बताओ, यहां आई आपका सब्जेक्ट है, प्रेजेंट आपकी वर्ब है, इसके अलावा हेल्पिंग विल्पिंग वर्ब तो कुछ नहीं दे रखी, इसका मतलब यही मेन वर्ब है। और आपसे मैंने कहा था कि अगर मेरे भाई मेन वर्ब के बाद ये सेल्फ या सेल्फ्स वाले प्रोनाउन आ जाएं तो तुरंत समझ जाना कि वो अपने आप में क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे। देखो लिखा हुआ भी है पूरा पॉइंट, तो बाद में है इसीलिए ये क्या है, यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट देखो, यहां पे देखो कह रहा है आई दे रखा है आपको, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक तरीके से सेल्फ वाला प्रोनाउन दे रखा है, फिर आपको डू दे रखी है मेन वर्ब, और फिर इस डू वर्ब का ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो भाई डू वर्ब के पहले अब देखो आप, डू यहां पे क्या है, तो आप कहेंगे भैया मेन वर्ब है। और मैंने कहा था कि अगर मेन वर्ब से पहले अगर आपका सेल्फ वाला प्रोनाउन दे रखा होगा तो वो अपने आप में क्या होगा, इंपैटिक प्रोनाउन होगा। तो यहां पर जो ये माई सेल्फ दे रखा है ये क्या है, इंपैटिक प्रोनाउन है, इंपैटिक प्रोनाउन, ना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहां ये इंपैटिक प्रोनाउन है क्योंकि डू वर्ब के पास तो उसका ऑब्जेक्ट मौजूद है ना पहले से ही, तो यहां पे ऑब्जेक्ट की नीड ही नहीं है उसको, वो तो ट्रांजिटिव वर्ब है, उसने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। तो यहां पे ये जो माई सेल्फ आया है ये इंपैटिक प्रोनाउन के रूप में आया है, ना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के। सेम यहां पर देखो, दे आपको दे रखा है सब्जेक्ट, देमसेल्फ एक सेल्फ वाला प्रोनाउन दे रखा है, आर आपको मेन वर्ब दे रखी है और लेट दे रखी है, हालांकि लिंकिंग वर्ब है बात अलग है। लेकिन आप यहां पे नोटिस करो कि आर यहां पे मेन वर्ब का काम कर रही है, लिंकिंग वर्ब आर मेन वर्ब्स, ऐसा मानकर चल लो।
तो यहां पे अगर हम बात करें आर से, ये देमसेल्फ वाला जो प्रोनाउन है ये पहले दे रखा है, और मैंने कहा था कि अगर मेन वर्ब से पहले दे रखा होगा तो मेरे भाई वो अपने आप में क्या होगा, इंपैटिक प्रोनाउन होगा। यानी ये देमसेल्फ यहां पे क्या है, इंपैटिक प्रोनाउन है। तो बस छोटा सा ही तो पॉइंट ध्यान रखना है, अगर मेन वर्ब के बाद में आ रहा है तो रिफ्लेक्सिव, पहले आ रहा है तो आपका इंपैटिक, खत्म, बस इतना सा पॉइंट है केवल। अब यहां पे देखो कह रहा है सीता इंट्रोड्यूस हरसेल्फ इन द पार्टी, तो मेरे भाई सीता हमारा सब्जेक्ट हो गई, इंट्रोड्यूस हमारा मेन वर्ब हो गई, तो मेन वर्ब के बाद में ये दे रखा है सेल्फ वाला प्रोनाउन, और मैंने कहा था अगर मेन वर्ब के बाद में दे रखा होगा तो मेरे भाई क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तो यहां पर ये अपने आप में क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर मैं बात करूं, एक जगह ऐसी होगी जहां पर यह चीज थोड़ा सा काम नहीं करेगी, और वो लॉजिक भी मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर हालांकि मैं वो बात बता चुका हूं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको मेरे भाई वो एक जगह कंफ्यूज कर देगी। अगर मैं एक क्वेश्चन और यहां इंक्लूड करूं तो क्या आप मुझे बता पाओगे कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये क्या है? ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा आई डू माई वर्क, मुझे बताइएगा यहां पे क्या आप इसको कर पाएंगे आराम से, माई सेल्फ। अब जरा मुझे इसमें बताइए कि ये जो माई सेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या इंपैटिक प्रोनाउन है? अगर आपने ये सारी बातें जितनी मैंने आपको बताई हैं, अगर ये अच्छे से आपने पढ़ी होंगी तो आप बहुत आराम से बता देंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ बच्चों वाले दिमाग लगाए होंगे तो भाई गलत हो जाएगी। क्या? देखो, आप नोटिस करोगे कि आई हमारा सब्जेक्ट है, डू हमारी मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद अगर आप नोटिस करोगे तो सेल्फ वाला प्रोनाउन कहीं ना कहीं मेन वर्ब के बाद में है। तो बच्चा तुरंत पता है क्या देखेगा कि अरे भैया जी ने बताया था मेन वर्ब के बाद सेल्फ वाला प्रोनाउन आएगा तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बता दो यहां है ये रिफ्लेक्सिव? बताओ रिफ्लेक्सिव है ये? कौन से एंगल से रिफ्लेक्सिव है बताओ? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहां पर रिफ्लेक्सिव बोल दिया, गलत हो जाएगा। भाई पॉइंट को समझो, क्या बताया था आपको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, बट यहां तो डू वर्ब के पास उसका ऑब्जेक्ट है ना, डू व्हाट, माय वर्क। तो ये डू वर्ब के पास उसका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मौजूद है, और जब ऑब्जेक्ट मौजूद है तो फिर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे हो जाएगा फिर? तो बाद में भी होने के बावजूद भी कुछ क्वेश्चन में ऐसा होगा कि मेरे भाई इंपैटिक प्रोनाउन को मेन वर्ब के बाद में भी रख सकते हैं। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट अपने दिमाग में क्लियर रखना, कभी कभी बाद में भी रख देते हैं। तो बस आपको ये याद रखना है, अगर मेरे भाई आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा तो वो वर्ब के बाद में आएगा, और दूसरी चीज मेरे भाई वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा वर्ब के लिए। वो वर्ब के लिए किसका काम कर रहा होगा? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। ये पॉइंट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब इसको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू इसलिए बताया ताकि मेरे भाई आप आगे आने वाले समय में कंफ्यूजन से बच सके। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? कंफ्यूजन से बचाने के लिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया है। यहां हमारी डू वर्ब के पास उसका ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो ये माई सेल्फ जो आया है वो तो ऑब्जेक्ट का ही काम करता, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता तो, बट यहां तो वो है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है उसकी। इसका मतलब ये इसको एम्फेसाइज कर रहा है, आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं, मैं अपना काम स्वयं करता हूं। हो गई स्टेटमेंट एम्फेसाइज। तो बस मेरे भाई ये स्टेटमेंट को एम्फेसाइज करने के लिए आए। लेकिन कुछ बच्चे मीनिंग से भी करते हैं कि गुरुजी मीनिंग से कराओ। भाई मीनिंग से करने की जरूरत ही नहीं है, ग्रामेटिकल चीजें हैं वो उसको कॉन्सेप्ट से समझो। इसका हिंदी निकालोगे फंस जाओगे, आपको लगेगा कि मैं अपना काम स्वयं करता हूं। भाई बिल्कुल करता हूं, इस तरीके से है। तो मीनिंग निकाल के करोगे तो हो तो मीनिंग से भी जाएगा, लेकिन फायदा क्या है, आप ग्रामेटिकली चलो ना, कॉन्सेप्ट से सीधे सीधे। तो मैं बिल्कुल इस चीज की आशा कर सकता हूं कि अब जो है आप इन कॉन्सेप्ट को सीख गए होंगे। और मेरे भाई आपने जितना भी मैंने ये इंपैटिक प्रोनाउन में आपको पढ़ाया है, जो भी चीजें मैंने आपको डिफरेंस बताई हैं इंपैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इनको अपने दिमाग में क्लियर रख पाए होंगे। और मेरा जो लास्ट वाला पॉइंट है इस पर मेरे भाई अच्छे से गौर कर लेना। मैंने बस इतनी बात बताई है कि अगर कोई भी प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम कर रहा होगा तो उस केस में मेरे भाई ध्यान रखना वो वर्ब के बाद में आएगा, प्लस उस वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। इस पॉइंट को अपने माइंड में बिठा लेना। लेकिन जब वो इंपैटिक प्रोनाउन का काम करेगा तो वर्ब के पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, बस वो ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा होगा। वर्ब के पास उसके पास उसका ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट मौजूद होगा, तो बाद में ऐसा नहीं आ नहीं सकता। देखो यहां पे आ गया, और ये यहां पे क्या है, इंपैटिक प्रोनाउन है। यहां पर ये क्या है, इंपैटिक प्रोनाउन। तो इस चीज को ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है जी, चलिए
तो मैं आशा करता हूं कि आज का जो सेशन है वो आप लोगों को पसंद आया होगा भाई, बढ़िया तरीके से आपने चीज़ों को सीखा होगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से कल एक बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, बिंदास रहिएगा, इसी तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहिए। बाकी ये बैच हम बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे, बहुत धुआंधार तरीके से इसमें आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।